क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता बढ़ती है, शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी शुभता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वक्री प्लैनेट धरती के पास होता है। वैसे तो देखिए कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है, प्लैनेट तो सीधा ही चलेगा, प्लैनेट थोड़ी उल्टा भागने लगेगा दूसरी दिशा में। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक विचार है। विचार क्या है कि जब जैसे दो ट्रेनें चल रही होती हैं ना, तो हमें अपनी चलती हुई ट्रेन में बैठे तो दूसरी ट्रेन लगता है हम वो चल रही है, हम रुके हुए हैं, इस तरह की भावना फील होती है। या कई बार लगता है हमारी ट्रेन तेज़ी से भाग रही, सामने वाली रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष गति है दोनों की, ठीक है। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, एक दिशा में जा रहे हैं या अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जो भी है परिस्थिति। तो हमारा जो ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है वो जियोसेंट्रिक है। हम धरती से सब चीज़ों की गणना करते हैं। जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी को केंद्र मानकर, हालांकि सूर्य केंद्र में है, प्लैनेट्स के केंद्र में, लेकिन हम धरती को केंद्र में मानते हैं। तो उसके आधार पे होता ये है कि क्योंकि हमारा जो जॉडियक है ना वो इलिप्टिकल है, जो हमारा ये भचक्र है वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा ऐसे है, इट इज़ नॉट फुल राउंड, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये पास पड़ेगी ना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस दूर पड़ेगी, है ना। तो इसके कारण ये होता है कि जो जियोसेंट्रिक हम देखते हैं तो उसमें कभी कभी प्लैनेट हमको पास प्रतीत होता है। तो जब हमें पास प्रतीत होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट उल्टा चल रहा है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट डजंट हैपन, बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में ये सिद्धांत लिया जाता है कि ग्रह वक्री होते हैं तो वो धरती के पास होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि वो वक्री हैं। तो उनके प्रभाव फिर ज़्यादा होंगे ना, उनकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी उनकी मैग्नेटिक पावर होती है प्लैनेट की, वो जब हमारे पास होंगे तो उनकी ज़्यादा, चुंबक को पास रखेंगे तो तेज़ी से खींच लेगा ना चीज़ को, और दूर रखेंगे तो वो नहीं भी खींचे तो मतलब पता नहीं चलेगा हमें कि यहाँ पर चुंबक है। वो वाली बात आ गई। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमारे कि शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है, ये सबसे स्लो है। इसको भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्लोएस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा धीरे चलता है। 1 महीना में 1 डिग्री जाता है, 1 दिन में केवल 2 मिनट चलता है, ठीक है। अब आई बात हमारी राहु केतु की। राहु केतु आजकल कहाँ चल रहे हैं? केतु चल रहे हैं कन्या राशि के अंदर, ठीक, और राहु चल रहे हैं मीन राशि के अंदर। ये राहु केतु की जो गति होती है ना, ये 18 महीने की है, 18 अवधि, 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल बराबर हो गया 1.5 साल, 1.5 ईयर। तो ये भी एक तो क्रूर प्लैनेट, और इनकी हमेशा गति वक्री होती है, और ये चलते भी 1.5 साल तक हैं, तो इनके भी प्रभाव बहुत ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। तो ये जो है हमको ध्यान रखना चाहिए, खास करके गोचर में। बाकी प्लैनेट्स का हम चाहे इतना ना भी ध्यान दें, लेकिन हमें ये 3 प्लैनेट हमेशा याद रखने चाहिए कि शनि, गुरु और राहु का गोचर किन किन राशियों से हो रहा है। अब इसके बारे में हम आपको एक बात बताएं अगर, तो बहुत आश्चर्य महसूस कर सकते हैं सब लोग कि देखिए, ये अभी हमने बताया ना अप्रैल मई में गुरु बदला है। थोड़े दिन पहले जुपिटर यहाँ था, पिछले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और शनि यहीं था, और राहु जो था वो भी यहाँ था। फाइन। अब ये मैं आज का गोचर इरेज कर दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं पिछले साल का आपको बता रही हूँ कि गोचर के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जुपिटर की एस्पेक्ट और राहु की भी मानी जाती है, यहाँ आ रही है ना। इसको ऐसे निशान बना देते हैं, गुरु की दृष्टि का, गुरु का है ना ये चिन्ह, तो हमने इसको ऐसे चिन्ह बना दिया, गुरु की दृष्टियाँ यहाँ आ रही हैं, ठीक है। अब शनि की दृष्टि आप देखो कहाँ जा रही है, एक तो इस पर आ रही है, ये शनि का चिन्ह है, और एक इस पर जा रही है, ठीक है, और ये, और उसकी एक दृष्टि शनि की यहाँ आ जाएगी, ठीक। अब देखिए राहु की दृष्टि अगर हम वैसे ना भी लें, पर हमें राहु की दृष्टि बीमारी के लिए ज़रूर लेनी चाहिए। तो अगर हम बीमारी के लिए राहु की दृष्टि लें तो देखिए राहु की दृष्टि यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और यहाँ आ रही है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिंह राशि है ये राहु से भी पीड़ित है, और गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट भी हो रहा है। तो शनि जो है ना काल बताता है हमें कि इस चीज़ के होने का काम समय आ गया है। यानी कि जैसे किसी को संतान चाहिए मान लो,
तो पंचम भाव है ना, तो इस पे पंचम भाव के ऊपर दृष्टि आ रही है, सिंह राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है, पंचम भाव पे आ रही है, भावेश पे तो नहीं अभी आ रही है, पर भावेश यहीं कहीं होगा तो उस पर भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए ये काल बता रहा है 2.5 साल के लिए सूर्य शनि जो है काल बता रहा था, है ना, यहाँ पर कि यहाँ के फल मिलेंगे, यहाँ के फल मिलेंगे, यहाँ के फल मिलेंगे, यहाँ के फल मिलेंगे और यहाँ के फल मिलेंगे। यानी अगर हम राशि वाइज देखें तो मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि को उसने बता दिया कि इनके फल मिलने चाहिए। ठीक है, अब जुपिटर क्या है, जुपिटर ब्लेसिंग्स है, जुपिटर आशीर्वाद देता है, तो जुपिटर ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ के फल मिलेंगे, यहाँ के मिलेंगे और यहाँ के मिलेंगे। अब इसमें क्या हुआ था कि ये काल पुरुष की जो सिंह राशि है ना, ये हृदय की राशि है। काल पुरुष की जो सिंह राशि है ये हृदय की राशि है। यानी कि किसी भी कुंडली में, ये तो चलो हमने मेष लगन की बनाई है, किसी भी कुंडली में जहाँ कहीं भी सिंह राशि होगी वहाँ से हमें हृदय का विचार करना चाहिए। तो अब क्या हुआ देखिए, काल पुरुष की सिंह राशि पीड़ित हो गई राहु से और गुरु से और शनि से, और अगर किसी का सूर्य भी मान लीजिए किसी का सूर्य भी यहाँ पर है तो सूर्य भी पीड़ित हो गया राहु और गुरु से। ठीक है, और जिस कुंडली में पंचम स्थान का मालिक यानी हृदय का मालिक कोई प्लैनेट है, सपोज मान लीजिए कोई प्लैनेट हमारा ये नहीं है, हमारा कोई प्लैनेट मान लो मंगल है या कोई और है, वहाँ पर भी मान लो दृष्टि आ गई है, यहाँ पर आ रही है, तो क्या हो रहा था, हृदय रोग हो रहे थे, हृदयाघात हो रहा था लोगों के ऊपर, और बहुत तेज़ी से और बहुत यंग लोगों को भी हो रहा था। तो ये ज्योतिषीय कारण था इसका। अब ये कैसे है सही हुआ, एक तो पहले राहु हट गया यहाँ से, राहु के हटने से फर्क पड़ा, और उसके बाद गुरु भी हट गया यहाँ से। तो अब क्या, अब सैटर्न अकेले की दृष्टि रह गई, तो वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं दे रही है, देगी ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब काल पुरुष की जो राशि है हृदय की उस पर जरूर शनि का प्रभाव है, लेकिन एक अकेले शनि का है, क्योंकि अब हट गई राहु की दृष्टि यहाँ से और गुरु की भी हट गई, लेकिन गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ आ गया ना, तो ये गुरु की दृष्टि यहाँ आ जाएगी अब। तो वृश्चिक राशि के ऊपर इस समय डबल ट्रांजिट हो रहा है, और बल्कि यहाँ पर गुरु राहु की भी दृष्टि आएगी, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं एस्पेक्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो अब देखिए, अब वृश्चिक राशि के ऊपर 3 प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है ना। तो अब वृश्चिक राशि वालों के शुभ काम भी बन सकते हैं, जिनकी राहु की महादशाएं हैं तो उनके शुभ काम बन जाएंगे, क्योंकि राहु भी यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है और शनि और गुरु तो दे ही रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये गोचर में निकाला जाता है। अब उसके बाद हमारे पास कौन रह गया, चंद्रमा रह गया अब हमारे पास खाली, है ना। तो चंद्रमा तो जो है ना वो 2.25 दिन में 2 1/4 दिन भर में राशि बदल लेता है, राशि बदल लेता है। तो अब आप देखिए कि 2.25 दिन का मतलब 2.25 30 डिग्री चलता है ये 2.25 दिन में, तो तकरीबन 12 डिग्री, फिर 12 डिग्री तो ये 24 हो गया, और प्लस 6 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई बराबर हमारी 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो गई, 12 डिग्री 12 डिग्री 6 डिग्री। तो मोटा मोटी चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 24 घंटे में चंद्रमा 12 डिग्री चलता है, यानी कि 1 घंटे में आधा डिग्री चलता है। तो ये चालें जब हमको पता होती हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप सचमुच में ज्योतिष समझना और सीखना चाहते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। 12 डिग्री एक दिन चलेगा, 12 डिग्री अगले दिन चलेगा, और मोटा मोटी 6 डिग्री। 12 में कभी कभी 13-14 भी होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली यही होता है, आवर्स का भी आगे पीछे हो जाता है ना। और एक चंद्रमा एक राशि में रहता है तो एक नक्षत्र, इसी में 2.25 नक्षत्र भी आ जाएंगे, क्योंकि इस दिन अलग नक्षत्र होगा, इस दिन अलग नक्षत्र होगा, इस दिन अलग नक्षत्र होगा, है ना। तो हमने जब नक्षत्रों का लेसन पढ़ा था तो हमने नहीं कहा था कि 3 दिन में राशि बदलेगी, 3 नक्षत्रों पे से गुजर के राशि बदलेगी, तो 2.25 नक्षत्र पे बदलेगी। तो 2.25 का मतलब क्या हुआ, 1 और 1, और ये इसका जो है 1/4 ही मिलेगा अपने को, है ना। तो ये वाली बात है। तो ये लेसन आज का हम यहाँ पर इसको इतना ही समाप्त करने की करेंगे, क्योंकि इसको अलग से ही रखें बिल्कुल, और पूरा ध्यान से इसको समझें कि कैसे कैसे ग्रह राशि बदलते हैं। सूर्य का भी हमें याद रहना चाहिए, किस महीने में सूर्य कहाँ होता है। अब देखिए, अगर आपको याद है कि सूर्य कर्क राशि में है, ठीक है, अगर हमें याद है कि जैसे आजकल सूर्य चल रहा है कर्क राशि में,
तो अब आप देखिए, सुबह 2 घंटे ये रहेगा कर्क में। इसको बनाते हैं ज़रा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ़र्क। तो ये जो है, एक बच्ची का जन्म मान लीजिए 10:12 पे हुआ है या 10:20 पे हुआ है, और तो उसका हम एक हॉरोस्कोप बनाने की कोशिश करते हैं बिना कोई डिवाइस यूज़ करे हुए। हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम बनाएंगे इस कुंडली को, ठीक है। तो ये बनाने से हमें पता चलेगा कि हम सही बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कर्क राशि में सूर्य है, ठीक है, तो सुबह जब सूर्योदय हो रहा होगा तो कर्क राशि यहाँ पर आएगी लगन में, क्योंकि पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित हो रही है। जब हम रोज़ का पेपर देखते हैं ना, पेपर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना 5:30 बजे का या कुछ 5 बजे का या 6 बजे का वो पंचांग देते हैं, तो हमेशा लग्न के अंदर ही सूर्य को दिखाएंगे वो, ठीक है। तो सूर्योदय का जो 2 घंटे का समय है, मोटा मोटी 5:30 से 7:30 ले लीजिए आप उसको, तो ये कर्क राशि रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर सिंह राशि आएगी जो कि रहेगी 9:30 बजे तक, ठीक है। फिर आ जाएगी यहाँ पर ये कन्या राशि, ठीक है। ये तो ऐसे राशियाँ तो ऐसे घूमेंगी, लेकिन अगर किसी का 10 सवा 10 बजे का जन्म है तो वो कन्या राशि कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कन्या राशि यहाँ आ गई, 7, 8, 9, 10, 11, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। तो अब देखिए, सूर्य यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। 10 बजे के आसपास का जन्म है ना, 10:20 का, और शनि हमारा यहाँ आ गया वक्री होके, गुरु हमारा यहाँ आ गया, गुरु के साथ आजकल मंगल चल रहा है तो मंगल यहाँ आ गया, और उस दिन भरणी नक्षत्र था तो चंद्रमा यहाँ आ गया। अब देखिए, इतने प्लैनेट हमको मिल गए हैं, और यहाँ पर हमारा केतु आ गया, और यहाँ पर हमारा राहु आ गया। तो ये जो कन्या अभी 1-2 दिन पहले जन्म ली है 10 बजे करीब, तो उसके यह हॉरोस्कोप है। बुध और शुक्र यहीं आसपास ही हैं, यहीं कहीं हैं आसपास, अब मैं नहीं नोट कर रही इसमें, बुध शुक्र यहीं होंगे इसी जगह पे, है ना। तो ये हमें अंदाज़ लग जाना चाहिए कि ये अगर इस महीने में, जुलाई के महीने में, या 1 अगस्त को या 2 अगस्त को किसी का जन्म हुआ है तो सूर्य यहाँ पर है, और ये 10 बजे के आसपास का जन्म है, ये 10 बजे का, क्योंकि 9:30 से 9:30 तक यहाँ रहेगा, उसके बाद में 11:30 तक सूर्य यहाँ रहेगा। तो इस सूर्य की पोजीशन अच्छी हो गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर समय हम पंचांग देखें या हर वक्त हम सॉफ्टवेयर कोई ढूंढते फिरें, उसके बिना हम बिल्कुल अनाड़ी बने रहें, तो वो कुछ अच्छी बात नहीं है। एक हमें रफ़ कैलकुलेशन अपने माइंड में अगर हमारे चलती है तो उससे बहुत अच्छा हमारा विचार बनता है और हमारी प्रेडिक्शन में भी दम आ जाता है। तो ये आज हमने लिया कि ग्रहों की अवधि, कि एक राशि के अंदर ग्रह कितना कितना टाइम लेते हैं और कैसे कैसे चलते हैं। और सूर्य का फिक्स है, इसलिए सूर्य संक्रांति भी, और सूर्य को तो इसलिए भी हमारे यहाँ बहुत महत्व देते हैं कि वो सूर्य पूरी लग्न का, जो हमारी पर्सनालिटी का या हमारे स्वास्थ्य का और हमारी आत्मा का कारक है, तो इसलिए हमारे यहाँ सूर्य की संक्रांतियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। कर्क संक्रांति भी जो जानकार लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और मकर संक्रांति तो हम लोग करते ही हैं ज़ोर शोर से सेलिब्रेट, है ना। तो ये इसीलिए, और हमारे पंचांगों में हमेशा लिखा रहता है, आप किसी भी महीने का पंचांग उठाकर देखें, मतलब पंचांग में कोई भी महीने वाला पेज देखेंगे तो हमेशा वो मेंशन करते हैं कि फला डेट को सूर्य की संक्रांति हुई है, क्योंकि उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि भाई 1 महीने ये सूर्य यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको और आगे नहीं ले जाएंगे। अब अगले लेसन में हम लेंगे कि हम महादशा में अंतरदशा की क्या अवधि होती है। आज अवधियाँ ही दोनों पढ़ते हैं, है ना। तो अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं बस। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रुचिकर ढंग से आत्मसात करने के लिए ज्योतिष को जुड़े रहिए अक्षर चैनल के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।